चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आयात निर्यात की गतिविधियाँ, जिसमें हम लोगों ने आयात के संबंध में चर्चा कर लिया था कि आयात करने के क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके किस चरण से गुजरते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने तय कर लिया कि हमको आयात शुरू करना है और सारी बातें हो गई। अब मान लो हमारा माल समुद्र मार्ग से आना है, तो हम लोग कैसे करेंगे उसको। समुद्र मार्ग से जो हमारा माल आएगा उसके लिए क्या करना है, कैसे हम लोग जो है मंगाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। समुद्र मार्ग से माल भेजना, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो समुद्र, सबको पता है कि समुद्र मार्ग से आने के लिए पानी के जहाज़ का मदद लिया जाता है और इसके लिए तमाम कंपनियां होती हैं। जहाजी कंपनी बोलते हैं जिसको, जहाजी संघ कंपनी, और उनके साथ निर्यातक जो हमारा निर्यात एजेंट होता है वो, या निर्यातक जो है कांटेक्ट कर लेता है, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, समझौता कर लेता है कि कैसे माल को ले जाना है, क्या क्या शर्तें रहेंगी, ये सारी बातें उसमें करता है। वो स्वयं करता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कराता है। जो इंडेंट हाउस वगैरह हम लोग पढ़े थे उसकी बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो जहाजी कंपनी से जो समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो दो प्रकार से हो सकता है। एक है चार्टर पार्टी, यानी चार्टर पत्र जिसको कहते हैं, यहाँ लेटर नहीं है, पत्र यानी लेटर नहीं, चार्टर पार्टी, सीपी जिसको बोलते हैं आप, सीपी। और दूसरा होता है जहाजी बिल्टी, बीएल, बिल ऑफ लेडिंग। तो सीपी और बीएल ये दो चीज़ें हैं, दो माध्यम हैं जिससे जो है व्यापार आपका माल समुद्री मार्ग से आपके पास आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्टर की, चार्टर पार्टी। ये इसको इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए एक ऑटो रिजर्व करते हैं, आप रिजर्व करके आते हैं, उसी तरह से मान लीजिए कोई मालवाहक छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, वो पूरा रिजर्व कर लेना उसको कि अब उसमें क्या होगा, आपने रिजर्व कर लिया 1000 रुपये 2000 रुपये में आपने रिजर्व कर लिया। अब उसमें आप चाहे जो रखना इच्छा करें आप रखें, एक आदमी का सामान रखें, 4 आदमी का सामान रखें और मंडी से सामान लेकर के अपने घर पहुंचाएं या सबके, तो उस तरह की बात होती है। तो चार्टर पार्टी में इसी तरह होता है कि व्यापारी जो है निर्यात के मतलब पूरी जहाज, यानी ये कौन करता है, जो व्यापारी अधिक माल का निर्यात करता है, और जो बराबर उसके पास माल की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाज़ में बहुत अधिक माल लगता है, तो वो जहाजी कंपनी से चार्टर पार्टी के तरह सीपी के तहत जहाज़ एक तरह से उसको किराए पर ले लेता है, पूरा रिजर्व करा लेता है और वो अपने अनुसार उसमें चीज़ें भरता है, माल को लाता। उसके लिए भी तमाम बातें होती हैं कि क्या कैसे करना है, तो उसको एक चरणबद्ध तरीके से बात करते हैं। जैसे कि क्या उसमें बात होती है, जहाज़ किस बंदरगाह से तक जाएगा और किस मार्ग से जाएगा, ये बात उसमें तय होती है कि आपका जहाज़ जो है किस बंदरगाह से, यानी कहाँ से कहाँ तक ले जाना है और कौन सा रूट पकड़ के जाएगा। जैसे किसी को भी आप रिजर्व करते हैं, ऑटो रिजर्व करते तो कहते हैं ना कि हमको इससे जाना है, यहाँ से, ये बात हो गई। फिर आगे है जहाज़, ये कंपनी पूछता है कि क्या ले जाएंगे, इसमें माल क्या रहेगा, माल क्या ले जाना है, ये हो जाता है। उसके बाद फिर है जहाजी कंपनी की भाड़ा कितना दिया जाएगा, माल भेजने वाले और पाने वाले का पूरा विवरण चाहिए, माल लादने और उतारने का समय क्या है, और एक चीज़ और है विलम्ब शुल्क, ये मायने रखता है बहुत। अगर जैसे किसी चीज़ को आपने रिजर्व किया है तो उसका एक टाइम भी होता है, आप पता लगा कि अधिक समय लगाते हैं तो उसके लिए जो है विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा, और दोनों तरफ को देना भी पड़ता है और लेना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए जहाजी कंपनी आपका माल समय पर नहीं पहुंचाती है तो आपको बिजनेस में घाटा भी हो सकता है, क्योंकि समय का बड़ा कीमत होता है बिजनेस में। तो अगर जहाजी कंपनी अच्छा ड्राइवर नहीं मतलब आपका कप्तान अच्छा नहीं है तो वो समय पर आपका नहीं पहुँचा सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें है, तो विलम्ब शुल्क लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो भाड़ा चुकाने की विधि, यानी आपको जो उसका फेयर है, किराया है, कैसे चुकाएंगे, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है आपके सीपी में, चार्टर पार्टी में। और ये दो प्रकार का होता है आपका चार्टर पार्टी दो प्रकार के होते हैं। निश्चित यात्रा के लिए संविदा, ठीक,
निश्चित यात्रा के लिए संविदा, दूसरा निश्चित समय के लिए संविदा। अब इसमें क्या होता है, पहला है कि आपका इस बंदरगाह से इस बंदरगाह तक, मान लेते हैं जैसे उदाहरण दिया न्यूयॉर्क से लेकर के आपको मुंबई तक माल लाना है, तो बता देगा हाँ ठीक है न्यूयॉर्क से मुंबई तक मुझे माल लेके आना है। तो ये पूरा एक निश्चित यात्रा हो जाता है, उसका समय भी एक मोटा मोटी कैलकुलेटेड रहता है कितने टाइम में पहुंचना है। अगर उससे विलम्ब जिसकी वजह से होगा वो विलम्ब शुल्क देगा, ये विलम्ब शुल्क जो है वो उसको देना पड़ेगा। और एक होता है दूसरा जो होता है निश्चित समय वाला टाइम चार्ट, तो उसमें क्या होता है समय हो जाता है कितने घंटे के लिए, कितने दिनों के लिए, क्योंकि घंटे में तो काम होता नहीं है, 15 दिन 20 दिन महीना भर लगता है एक यात्रा पूरा करने में, तो वो पूरा उसमें तय हो जाता है कि कितना समय आप लेंगे जहाजी कंपनी का, वो संविदा द्वारा तय हो जाता है और ये चीज़ें रहती है। फिर आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपका चार्टर की बात। एक सेकेंड, हाँ आगे आते हैं। ये यदि माल की क्षमता, अच्छा हाँ उसमें क्या है कि जहाज़ पूरा किराए पर ले लिया फुल जहाज़, अब मान लीजिए कि जो निर्यातक व्यापारी है उसके पास उतना माल इकट्ठा नहीं आ पाया, तो वो क्या करता है अगर क्षमता से कम माल लाता है, क्षमता से कम माल लाता है, खाली स्थान रह जाता है, तो उसको फालतू भाड़ा यानी कि स्वयं तो नहीं, कंपनी जो जहाजी कंपनी होती है उसको कुछ छूट देती है, किराए में रियायत दे देती है, उसको रियायत जिसको बोलते हैं फालतू भाड़ा, डेड फ्रेट। तो ये जो आपका फालतू भाड़ा यानी कि इससे क्या होता है कि फ्यूल कम लगता है, यानी कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है जहाजी कंपनी का वो कम लगता है। तो जहाजी कंपनी क्या करती है कि ठीक है आपने कम माल लादा, कम ओवरलोड नहीं किया, कम लादा, तो आपको हम या किराए में छूट देते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसको ज़्यादा किराया ले लेते हैं। इस तरह की सारी बातें आती हैं। अब चलते हम दूसरे की तरफ। दूसरा जो हमारा है जहाजी बिल्टी, जहाजी बिल्टी BL जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है जैसे आमतौर पे आप रेलवे में माल बुक कराते हैं उसी तरह से इसमें बुक कराते हैं, और इसके लिए भी रसीद मिलता है। नहीं कि आप छोटे निर्यातक हैं, कम माल आपको ले जाना, चूँकि बताया गया था कि जहाज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में माल लगता है, आप बड़े निर्यातक बड़े आयातक नहीं है, तो आपको छोटे में ही काम करना है। तो आप क्या करेंगे कि ठीक है हमको थोड़ा हमारा इतना माल है इसको ले जाना है यहाँ से यहाँ तक, यानी न्यूयॉर्क से मुंबई लाना है, तो वो बस उसका जितना वज़न होगा, जितना रसीद किराया होगा, उस तरह से सारी चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद आपको एक जहाजी रसीद मिल जाता है और उसको लेकर के आप माल छुड़ा लेते हैं। जैसे कि आपको रेलवे का माल मिलता है, बिल्टी मिलती है, उसी तरह से जहाजी बिल्टी मिल जाता है। इसमें इसकी निम्न बातें उसमें होती हैं। क्या क्या होती हैं? माल भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, माल लादने या उतारने की क्या विधि रहेगी, माल का पूर्ण विवरण रहता है कि कौन सा माल है। ऐसा तो नहीं कि जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित माल हो वो किया जाए, जिससे स्मगलिंग की जाती है चीज़ें प्रतिबंधित, वो चीज़ तो नहीं है। ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। और उसमें रहता है किस बंदरगाह से किस बंदरगाह पर माल भेजाएगा, माल का नाप तौल, माल का भाड़ा, जहाज़ के कप्तान का नाम का जिक्र उसमें रहता है, कौन कप्तान रहेगा, और माल की पैकिंग एवं चिन्ह, माल की पहचान के लिए चिन्ह बना दिया जाता है, क्योंकि कई लोगों का माल उसमें रहता है तो आपका माल पहचान में आ सके। ये सारी बातें उसमें रसीद में रहती है। और ये 2 प्रकार की होती है जहाजी बिल्टी, 2 प्रकार की। एक होती है निर्दोष यानी क्लीन बिल्टी, दूसरी है दूषित फाउल बिल्टी। निर्दोष यानी जैसे क्लियर हो रहा है कि जो पैकिंग अच्छे से की गई है जिस माल का, जो संतोषजनक अवस्था में है, तो जहाज़ का कप्तान उसको निर्दोष बिल्टी का सर्टिफिकेट देता है। और कोई ऐसा माल होता है जो अच्छे से पैकिंग नहीं की गई है, ख़राब पैकिंग है, तो उसको जो है वो दूषित देखो कि माल अगर टूटता है तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये उसमें तय हो जाता है। अगर संपूर्ण जिम्मेदारी उसका नहीं हो, मतलब वो उसमें लिखा रहेगा कि जो भेज रहा है, जो निर्यातक है, वो लिखेगा कि हाँ मगर माल में कोई त्रुटि होती है तो हमारी जिम्मेदारी है, कंपनी जहाजी कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। इस तरह से जो है माल अपना एक जगह से दूसरे जगह आता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जहाजी बिल्टी का कार्य क्या है ये जहाजी बिल्टी का कार्य। तो पहला है माल का रसीद होता है, यानी कि हमने माल जहाज़ को दिया
और वो अपने गोदाम में रखा, मानी जहाज़ में रखा है, तो वो उसकी रसीद होगी, हाँ प्रमाण पत्र हो जाता है कि हमने माल जहाज़ के कप्तान को सौंप दिया। माल का अधिकार पत्र होता है, वो बिल्टी जिसके पास होती है वही माल छुड़ाएगा, उसी को वास्तविक मालिक, वास्तविक स्वामी माना जाता है। आगे होता है माल ले जाने की प्रसंविदा होती है, उसमें सारी कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है, उसमें क्या सारी बातें लिखी थी, भाड़ा कैसे रहेगा और उतारने चढ़ाने क्या चीज़ें होती, सारी बातें उसमें स्पष्ट दर्ज होता है। फिर आगे होता है ये जमानत का कार्य करता है, यानी मान सकते हमारे पास किसी जहाज़ की बिल्टी है तो हम उसके आधार पे हम ऋण ले सकते हैं, ऋण दिया सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक एसेट्स हमारी संपत्ति होती है, हम उसके आधार पे ऋण ले सकते हैं और किसी से उधार अगर लिया तो उसके बदले में उसको दे भी सकते हैं कि आप जो है मेरा माल छुड़ा लो ना, देखो इतने का माल मेरा आ रहा है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के जहाजी बिल्टी के कार्य हो गए। अब आगे एक और प्रश्न उठता है, तो क्या ये जहाजी बिल्टी एक विनिमय साधन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, जैसे विनिमय विपत्र वगैरह होता है? तो प्रथम दृष्टया तो ये साफ साफ देखने में लगता है, सीधे सीधे लगता है कि यह एक विनिमय साध्य विलेख है। किंतु जब हम आगे बढ़ते हैं, बात को करते हैं, तो इसमें एक चीज़ आती है कि अगर मान लीजिए जहाज जो बिल्टी का स्वामी है वो बेचान कर देता है और वो चोरी का माल, मतलब चोरी का लाता है, बिल्टी रहती है उसकी, तो जो विनिमय जो प्राप्त करता है, जो बेचान प्राप्त करता है, उस पे दोष नहीं लगेगा, यानी कि मुकदमा चलेगा तो जो ओरिजिनल मालिक होता है, जो चोरी किया है, उस पे चलेगा। इस तरह से इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या क्या बातें सब लिखी हैं, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसमें साफ साफ है कि अगर जहाज़ की बिल्टी चोरी करके उसका बेचान किया गया है तो जो बेचान प्राप्त करने वाला है वो सारी चीज़ों का जिम्मेदार नहीं होता है, इसलिए इसको जो है अर्ध विनिमय साध्य विलेख कहते हैं, सेमी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ये न तो पूरी तरह से असाध्य अननिगोशिएबल है, न निगोशिएबल है, ये सेमी है, इसको अर्ध विनिमय साध्य कहते हैं। तो इस तरह एक आप याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आपको रहेगा कि जहाजी बिल्टी जो है अर्ध विनिमय साध्य विलेख होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आदेश आगे है हमारा, आदेश और इंडेंट में क्या अंतर है? आदेश और इंडेंट में क्या अंतर है? तो पहली बात होती है आदेश। इंडेंट क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके भी हैं। इंडेंट होता है आयातकर्ता या निर्यातकर्ता अपने प्रतिनिधि को माल मंगाने के लिए जो पत्र लिखता है उसको इंडेंट कहते हैं। और आदेश का ऑर्डर देना होता है जब एक उत्पादक या निर्यातक को क्रेता या की तरफ से या थोक विक्रेता की तरफ से जो है माल मंगाने के लिए आदेश दिया जाता है, उसको कहते हैं। ये आपका इंडेंट जो है विदेशी व्यापार में प्रयुक्त होता है और आदेश आपका देशी व्यापार में प्रयुक्त होता है। इंडेंट हमेशा लिखित होता है, जबकि आदेश आपका मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। ये तो कुछ मोटे मोटे अंतर हो गए, आप अपना बाकी डिटेल पढ़िएगा, क्योंकि समय की एक बाध्यता रहती है हम लोगों के पास, जब लंबा हो जाने पे पहुंचता नहीं है, फिर आप लोगों के पास दिक्कत होती है। आगे हम अगला अंतर देखते हैं, जहाजी बिल्टी और चार्टर में क्या अंतर है। जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं, चार्टर का मतलब होता है कि पूरी जहाज़ का खरीद लेना, पूरी जहाज़ के स्पेस को खरीद लेना, चार्टर होता है। और चार्टर एक ऐसा अनुबंध पत्र जिसके द्वारा पूरा जहाज़ या जहाज़ कुछ भाग को किराए पर ले लिया जाता है। जहाजी बिल्टी में क्या होता है, जहाजी कंपनी को माल भेजने के लिए भाड़े पर किया जाता है, संविदा समझौता किया जाता है, कैसे जाएगा हमारा माल। तो ये बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, इसी में आगे बात कर लेते हैं चार्टर और उसमें जो है, और अगला अंतर जो है, चार्टर पार्टी साधारणतः एक अनुबंध है, माल की रसीद नहीं है। यानी कि जो चार्टर है वो अनुबंध है, रसीद नहीं है। ये पूरी तरह से आपने जहाज़ को खरीद लिया, मतलब एक तरह से उसकी जगह को ले लिया, खरीद लिया है। और जहाजी बिल्टी क्या होती है, आपका माल का रसीद है, आपका माल वहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है, उस चीज़ का जिम्मेदारी वो पत्र है। अगर आप उस जहाजी बिल्टी को दिखाएंगे तभी आपको माल का मिलेगा। जबकि चार्टर में क्या होता है, पूरी तरह से आपने उस जगह को खरीद लिया है। चार्टर पार्टी माल की मिल्कियत का दस्तावेज नहीं है बिल्कुल, और जहाजी बिल्टी माल के मिल्कियत का प्रमाण पत्र, मिल्कियत यानी कि उसके अस्तित्व का प्रमाण पत्र है। चार्टर पार्टी में जहाज़ पर लदे माल का विवरण नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो तो समझौता हो गया कि भाई आप पूरी जगह को मैं किराए पर ले रहा हूँ, और इसमें क्या हो कि पूरा माल का विवरण लगा होता है जहाजी पार्टी में।
चार्टर पार्टी एक विनिमय साध्य पुर्जा रही होता है कि ये नेगोशिएबल नहीं होता है, किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि विनिमय विपत्र अर्ध विनिमय साध्य पुर्जा होता है। इसमें स्टाम्प की आवश्यकता होती है, इसमें स्टाम्प की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रही आज का पूरा हम लोगों का चर्चा, जिसमें कि हम लोगों ने समुद्री मार्ग से माल कैसे भेजा जाता है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे निर्यात की कौन सी प्रोसीजर होते हैं, कौन सी विधियाँ होती हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही।